क्वेश्चन ये था कि कांग्रेस के नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, उस दौरान किसे 6 महीने का है वो कारावास है वो भुगतना पड़ा? विकल्प 1 है नारायणी देवी, 2 है अंजना देवी, जानकी देवी और रतन शास्त्री। तो नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी। बिजोली आंदोलन में भी माणिक्यलाल वर्मा के साथ में इनको जेल में डाला गया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें भी ये जेल में गई थी। और मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन था, उस दौरान भी ये जेल में गई थी, लेकिन नमक सत्याग्रह में ये जेल में नहीं गई, तो नारायणी देवी वर्मा तो होगा नहीं। अंजना देवी चौधरी की बात करें, तो अंजना देवी चौधरी 20 वर्ष की आयु में इन्होंने है वो इस राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में या स्वतंत्रता संघर्ष में प्रदा प्रथा इत्यादि को त्याग करके है वो खुल करके इन्होंने है वो भाग ले लिया था अपने पिता सॉरी पति रामनारायण चौधरी के इच्छानुसार। और हमने ये देखा कि 1921 से 24 तक मेवाड़ और बूंदी में किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो उसमें इनका इन किसान आंदोलन के साथ में महिलाओं को जागृत करने का, उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए उन्होंने है वो मेवाड़ और बूंदी में है वो जन चेतना है वो फैलाई और मेवाड़ और बूंदी में सत्याग्रह में है वो विशेष रूप से इन्होंने वो भाग लिया। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि बिजूलिया किसान आंदोलन में 500 महिलाओं का नेतृत्व करते हुए इसने गैरकानूनी रूप से इलीगली रूप से गिरफ्तार किसानों को छुड़वाने का कार्य है वो किया था अंजना देवी चौधरी ने। और बिजूलिया 500 महिलाओं का नेतृत्व किया, तो हम कह सकते हैं कि बिजूलिया किसान आंदोलन में नेतृत्वकर्ता थी बिजूलिया किसान आंदोलन का अंजना देवी चौधरी। इनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था बिजूलिया आंदोलन में। इसके साथ में अंजना देवी चौधरी की हम बात करते हैं कि हमने देखा कि 1930 के नमक सत्याग्रह में भी इसने है वो भाग लिया, तो यहाँ पर नमक सत्याग्रह में अंजना देवी चौधरी हो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ये जानकारी नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन में अंजना देवी चौधरी ने भाग नहीं लिया था। 1939 तक तो ये आपकी कहाँ रही थी, सेवाग्राम आश्रम में इन्होंने महत्वपूर्ण वो भूमिका निभाई थी, सेवा का कार्य किया था। जानकी देवी बजाज ये सेठानी है, सेठ जमनालाल बजाज जी की धर्मपत्नी है। और इन्होंने भी 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया, गिरफ्तार हुई और जेल भी गई। तो ये भी राइट आंसर है वो हो गया। 6 महीने का कारावास इनको भी मिला और नमक सत्याग्रह वालों को मोस्टली 6-6 महीने वो जेल में रखा गया था। इसके अलावा रतन शास्त्री की बात करें, तो हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी रतन शास्त्री, इन्होंने जयपुर के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन नमक सत्याग्रह में इनका है वो कोई योगदान नहीं मिलता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग तो लिया था, लेकिन जेल ये नहीं गई, क्योंकि हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। और हीरालाल शास्त्री ने जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कर रखा था किसके साथ में, मिर्जा इस्माइल के साथ में, जयपुर के प्रधानमंत्री के साथ में, और कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री के उस स्टेटमेंट के विपरीत कार्य कर रही थी। इन्होंने जो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहा था, उस आजाद मोर्चे में जो शामिल नेता हैं, उनके परिवारजन हैं, उनकी इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में वो साथ दिया था, भूमिगत कार्यकर्ताओं की इन्होंने वो मदद की थी, टिप्पण तक ये पहुँचाती थी रतन शास्त्री। तो इनका नमक सत्याग्रह में कोई भूमिका नहीं है, तो इसका राइट आंसर अंजना देवी चौधरी और जानकी देवी बजाज हो जाएगा। ठीक बात है? तो इसलिए ऐसे सवाल काफ़ी है वो पूछे जाते हैं परीक्षा में। यद्यपि ये सवाल एग्जामिनर को क्या करना पड़ा है? डिलीट करना पड़ा। और डिलीट करने का तात्पर्य ये है कि बी और सी दोनों ही राइट आंसर है वो हो रहे हैं। ठीक है? लेकिन आगामी परीक्षा में ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही ऑप्शन उनके मैच करने लगें। इसके जगह एक अगर वो शांता त्रिवेदी का विकल्प डाल दें, तो ये उनका सवाल सही और सटीक है वो बैठ जाता है। डिलीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये ऐसे सवाल डिलीट इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि एग्जामिनर किसी एक पर्सनैलिटी पर ध्यान देता है, दूसरों के बारे में जानकारी उस समय देखता नहीं है जब क्वेश्चंस बनाता है। वो देखता है जानकी देवी बजाज के बारे में डिटेल देखता है, और उसमें लिखा हुआ था जानकी देवी बजाज ने 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 6 महीने उनको जेल जाना पड़ा। तो वहाँ से उन्होंने सवाल है वो बना दिया और बाकी आस-पास की जो महिलाएँ हैं उनका नाम है वो दे दिया। उन्होंने ये नहीं ध्यान में रखा कि अंजना देवी चौधरी भी है वो नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार हुई। ठीक है? तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और आजकल ये जो नारायणी देवी है, रमा देवी है, अंजना देवी है, जानकी देवी है, इनके बारे में जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ा, उनके बारे में काफ़ी डीपली और अच्छे क्वेश्चन्स हैं वो पूछे जाते हैं। आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 का पेपर आप उठा करके देखेंगे, तो उसमें एक सवाल पूछ लिया गया कि उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएँ, जिसने बिजूलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, लिया। उसमें जेल भी गई गई। साथ ही 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जेल गई। 1932 के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है? विकल्प दिया रमा देवी, अंजना देवी, नारायणी देवी और रतन शास्त्री, इस प्रकार के विकल्प है उन्होंने दे दिए।
तो अब कंफ्यूज बच्चों का किसमें हो रहा है? अंजना देवी में और रमा देवी में हो रहा है। क्योंकि हमने अंजना देवी के बारे में ये जानकारी पढ़ी कि अंजना देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का भाग ही नहीं लिया, अपितु उसका नेतृत्व भी किया था। 500 महिलाओं के साथ में उसकी लीडरशिप की और गिरफ्तार किसानों को वो छुड़वाने का कार्य अंजना देवी चौधरी ने किया। 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया और जेल भी गई। लेकिन उसके साथ में एक तीसरी लाइन जोड़ी थी कि 1932 के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। वो बात विशेष रूप से रमा देवी के लिए लागू होती है। हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि 1932 में अंजना देवी चौधरी ने जो आपका सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंजना देवी ने 1932 में भाग लिया और जेल गई। ये बात हमने कहीं नहीं पढ़ी है। तो वो बात किसके लिए लागू होती है? रमा देवी के, ना कि अंजना देवी चौधरी के। अगर ये पूछता कि बिजोलिया में भाग लिया, 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गई, तो ये बात अंजना देवी और रमा देवी दोनों के लिए लागू होती है। इसीलिए यहाँ से बहुत जो आपके डीपली जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको क्या करना है, थोड़ा-सा चीज़ों को ये विशेष रूप से हमारे जो फर्स्ट वीडियो में जो हमने चीज़ें डिस्कस की, इनको थोड़ा-सा आप गंभीरता से लेते हुए एक-एक बातें डीपली आप वो तैयार करें। और दूसरी है, आप ये भी कर सकते हैं कि नमक सत्याग्रह आप लिखेंगे, उसके आगे महिलाओं की पंक्ति है वो लिख देंगे कि इस महिला ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन महिलाओं ने भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन महिलाओं ने भाग लिया। तब इस प्रकार से आप करेंगे तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक बात है? और जब विकल्प में दे दिया जाता है अंजना देवी, रमा देवी, नारायणी देवी, तब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर तो आप एक बार इसको स्कैन कर लेंगे कि पूरा-पूरा हमें वो ध्यान में है, आता है। लेकिन जब विकल्प मिलेंगे तब आप है वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। एक बार हम पुनः इनका वो रिवीजन कर लेते हैं, जब हमने 2 सेशन में है वो उनके बारे में डिस्कस किया। देखिए, अंजना देवी चौधरी, इनका जन्म 1897 में हुआ। कहाँ पर हुआ? इनका जन्म श्री माधोपुर सीकर में है। 1897 में जन्म हुआ, अग्रवाल परिवार में हुआ। 1911 में इन्होंने रामनारायण चौधरी के साथ में वो विवाह कर लिया। उसके बाद में 20 वर्ष की आयु में ये स्वतंत्रता संघर्ष के है लिए आपकी है वो आगे आ गई। और जो परंपरागत रूप से महिलाएं पर्दे में रहती थी, उस पर्दा प्रथा को इन्होंने त्याग कर दिया। 21 से 24 में उसी वक्त मेवाड़ और बूंदी में आंदोलन चल रहा था। बूंदी में आपका बड़ किसान आंदोलन है। इसके अलावा मेवाड़ में बेंगू आंदोलन है, बिजोली आंदोलन है। तो इस आंदोलन में इन्होंने है वो महिलाओं में जन चेतना और स्वयं भी सत्याग्रह में वो शामिल हो जाती हैं। ठीक बात है? तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने मेवाड़ में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और बूंदी में भी किसान आंदोलन में इन्होंने वो भाग लिया था। और मेवाड़ में की बात करें तो उस वक्त इनके पति देव बेंगू में रामनारायण चौधरी नेतृत्व कर रहे थे, तो इन्होंने भी वहां पर है वो बेंगू किसान आंदोलन में भी भाग लिया। तो बिजोलिया, बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन में इसने हिस्सा लिया। और मेवाड़ और बूंदी से इसको राज्य सरकार के द्वारा निर्वासित भी कर दिया, बाहर भी है वो खदेड़ दिया कि आप राज्य की परिधि में, सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो ये बात यहाँ से सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा आपसे। दूसरी है बिजोलिया किसान आंदोलन। जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान इन्होंने 500 महिलाओं का नेतृत्व करते हुए गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किसानों को वो छुड़वाया। और इसके लिए उनको स्वयं भी जेल में जाना पड़ा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए जेल गई। और बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था, लीडरशिप है वो करने वाली महिला का नाम जो है वो क्या है? अंजना देवी चौधरी है। ठीक है? कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला थी, ठीक है, या अंजना देवी चौधरी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया, बूंदी, बेंगू, इस प्रकार से विकल्प दे दिया जाए तो उसमें नेतृत्व किया, बिजोलिया में भाग लिया, बिजोलिया, बेंगू और बूंदी में। ठीक बात है? नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 6 महीने की जेल गई। ये बहुत बार है वो परीक्षा में वो पूछा गया है। सेवाग्राम आश्रम में 1939 तक गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम वर्धा में इन्होंने है वो सेवा का कार्य है वो किया, समाज सेवा का कार्य किया। और भारत सेवक समाज जो सोसाइटी थी, उसमें महिला सूचना केंद्र में सदस्य और प्रबंधक की भूमिका है वो इन्होंने लगभग 5 साल तक है वो रही। ये आपकी 5 वर्ष तक ही इन्होंने वो आपकी सेवा दी थी। और उसके बाद में 1981 में बाद में कहा जाता है कि कैंसर हो गया था इनको, और कैंसर की वजह से इनका वो निधन है वो हो गया था। ठीक बात है? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला। या ये सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रियासती जनता में, ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया भी था, गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन है? अंजना देवी चौधरी है। ये आपको बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। ये दोनों ही बात यहाँ तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान की रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला एक ही बात है, या राजस्थान में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान से पहली महिला कौन है? तो वो भी अंजना देवी चौधरी है। ठीक है? तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भाग है वो इससे किसने? अंजना देवी चौधरी ने वो नहीं लिया। तो ये बात आपको थोड़ी सी डिफरेंट बनाती है किससे? रमा देवी जोशी से। रमा देवी जी की बात करें तो ये ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती हैं। वैद्य गंगा सहाय
जी की आपकी पुत्री है और 7 वर्ष की आयु में इनका है वो विवाह कर दिया गया था और उसके 2-3 साल बाद में इनके पतिदेव की है वो मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है। उसके बाद में इन्होंने है वो पढ़ाई का कार्य अपना जारी रखा और पढ़ाई करके ये नौकरी लग जाती है, शिक्षिका बन जाती हैं, शीघ्र में अध्यापिका बन जाती हैं और अध्यापिका बनने के बाद में लादूराम जोशी जो कि गांधीवादी कार्यकर्ता थे, उनसे है वो शादी कर लेती हैं और उनसे शादी करके उस वक़्त अजमेर में है ये आपकी रहने लग जाती हैं और अजमेर में ज़्यादातर राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यकर्ता वहाँ आते थे, अंजना देवी चौधरी से भी इनकी मुलाकात होती है, रामनारायण चौधरी से भी मुलाकात होती है, विजय सिंह पथिक जी भी इनसे वो मिलते हैं। इसके बाद में ये बिजोलिया में है वो प्रवेश करती हैं और बिजोलिया में प्रवेश करके ये अपनी नौकरी है, उस नौकरी को भी छोड़ देती है। ये भी ध्यान में रखना है, जैसे माणिकलाल वर्मा जी ने अपनी नौकरी को छोड़ दी थी, इसी प्रकार से रमा देवी जोशी ने भी अपनी नौकरी को शिक्षिका, अध्यापिका की नौकरी को छोड़ करके बिजोलिया में ये प्रवेश करती है 1931 में। और इस किसान आंदोलन के दौरान इसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। वहाँ के कोतवाल ने भी कहा था कि आप यहाँ से है वो ना आए क्योंकि आप सरकारी नौकरी में हैं और वापस है वो चली जाए। तो इसने ये कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, वे यहाँ आती रहेगी। तो ये इसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, रमा देवी ने। लेकिन अंजना देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, ये इनमें अंतर है, ठीक है? उन्होंने भाग लिया, नेतृत्व किया, लेकिन इन्होंने भाग लिया और जेल गई। नमक सत्याग्रह गांधी जी का चल रहा था, कांग्रेस का नमक सत्याग्रह हो या गांधी जी का नमक सत्याग्रह हो, तो उसमें 1930 में नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया और 2 बार ही जेल गई। यानी कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, इसमें भी इन्होंने 1932 में भाग लिया और जेल गई। तो नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो ये 3 बात हैं, ठीक है, इनके बारे में कि नमक, ठीक है, बिजोलिया, नमक व सविनय अवज्ञा। इन तीनों में जो भाग लिया और जेल गई, वो कौन है? अंजना देवी चौधरी। लेकिन सॉरी, रमा देवी चौधरी। लेकिन अंजना देवी है नमक और बिजोलिया में है उन्होंने भाग लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंजना देवी ने भाग नहीं लिया। ये इन दोनों में डिफरेंट है, तो ये बात आपको थोड़ी-सी ज़्यादा गौर करने वाली है, ध्यान देने वाली है। ठीक है? दूसरी बात, इन्होंने बेंगू जो अंजना देवी ने बेंगू में भी भाग लिया और बूंदी में भी भाग लिया, लेकिन इन्होंने केवल बिजोलिया में भाग लिया था। ये बात भी रमा देवी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात हमने की नारायणी देवी वर्मा की। तो नारायणी देवी वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सिंगबोली में है वो हुआ था। राम साहेब भटनागर की पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ 1902 में। माणिकलाल वर्मा जी से इन्होंने वो विवाह किया और माणिकलाल वर्मा जी ने एक आजीवन देश सेवा का जो संकल्प ले रखा था, उस संकल्प की ये सहभागिता बनती है कौन? नारायणी देवी वर्मा। और इस नारायणी देवी वर्मा ने 1939 में प्रजामंडल आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में भी वो भाग लिया और पति के साथ में वो जेल भी इनको वो डाल दिया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल को जब आपका इल्लीगल घोषित है वो कर दिया, तो नारायणी देवी वर्मा को अपने पति के साथ में वो जेल में डाल करके गिरफ्तार है वो किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो उस दौरान भी उनको सपरिवार जेल में डाला और माणिकलाल वर्मा जी बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, तो उस बिजोलिया किसान आंदोलन में माणिकलाल वर्मा गए, तो उस दौरान भी माणिकलाल वर्मा को, स्नेहलता वर्मा को, नारायणी देवी वर्मा को, इनको है वो सपरिवार जेल में डाल दिया गया था। ठीक है? तो इनका संबंध किससे रहा है? प्रजामंडल आंदोलन मेवाड़ से। नारायणी देवी वर्मा के बारे में ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा है। तीसरी बात है कि इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से रहा है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो मेवाड़ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और अंजना देवी और जो आपके नारायणी देवी वर्मा और जो इनके पतिदेव है माणिकलाल वर्मा, उनको भी वो गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है? इन्होंने माणिकलाल वर्मा ने नारेली सेवा आश्रम की स्थापना की, खाड़लाई आश्रम की स्थापना की और इन्होंने है वो महिला आश्रम की स्थापना की कहाँ पर? भीलवाड़ा में 14 नवंबर 1944 को। प्रौढ़ शिक्षा और प्रसूति गृह है वो भीलवाड़ा में इन्होंने वो खोला था, उसका संचालन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, राज्यसभा की भी क्या रही थी? सदस्य रही थी। 1970 में ये राज्यसभा की सदस्य बने, जो 76 तक रही और 77 में इनका देहावसान हो जाता है। ठीक बात है? तो ये नारायणी देवी वर्मा के बारे में, ये नहीं हम कह सकते हैं कि नारायणी देवी वर्मा का नमक सत्याग्रह से कोई तालमेल नहीं था, कोई संबंध नहीं था। बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों ही आंदोलन में भाग लिया और जेल जाने का इनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है? और महिला आश्रम की स्थापना की भीलवाड़ा में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने महिला आश्रम के साथ में राजनीतिक कार्यों को, सामाजिक कार्यों के साथ में बाद में इनको राज्यसभा का भी सदस्य वो बनाया गया था। 6 वर्ष तक की राज्यसभा के सदस्य रही थी। कब से कब तक? 70 से 76 तक। बात करते हैं जानकी देवी बजाज की। तो ये सेठानी जी है जानकी देवी बजाज, सेठ जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी है और सीकर के लक्ष्मणगढ़ के जाजोदिया गिरधारी लाल जाजोदिया की ये आपकी पुत्री है और इनका जन्म भी अपने ननिहाल जावरा मध्य प्रदेश में 1893 में है। वो जानकी देवी बजाज का है वो जन्म होता है और इनके शिक्षा के लिए
सेठ जमनालाल बजाज ने एक पारसी महिला की नियुक्ति की और उस पारसी महिला ने ही इनको ये बात सिखाई कि किस प्रकार से हम जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें भाग लें और उन्हीं की ही प्रेरणा स्वरूप वो पर्दा प्रथा इत्यादि परंपरागत रूढ़िवादिता को त्याग करके इस राष्ट्रीय संघर्ष में वो भाग लेती है। 1930 के नमक सत्याग्रह में है वो उनको 6 माह का जेल है वो जाना पड़ा। तो नमक सत्याग्रह में कौन है? रमा देवी, अंजना देवी, नारायणी देवी है? नहीं है। और जानकी देवी, ये आपके नमक सत्याग्रह में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? स्वदेशी आंदोलन की होली इन्होंने है वो जलाई, वस्त्रों की होली जलाई। और सेठ जमनालाल बजाज ज्यादातर अध्यक्षता है वो किया करते थे। बड़े व्यक्ति थे, बड़े घराने के थे, पैसे वाले थे, तो उनको वो गांधी जी के काफ़ी निकट थे, तो वो ज़्यादातर अध्यक्षता करते थे। तो कहीं पर महिलाओं की बात आती तो इनको वो अध्यक्ष बना दिया जाता। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है ज़्यादातर अध्यक्षता की बात जहाँ आती है, तो वो जानकी देवी बजाज के द्वारा है वो की गई थी। किसकी अध्यक्षता? अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता 1933 में कलकत्ता में हुई। किसने की? जानकी देवी बजाज ने। और महिमा देवी किंकर ने यहाँ पर है वो आपका क्या आंदोलन इत्यादि प्रचार-प्रसार है वो किया था। गो सेवा संघ जब जमनालाल बजाज जी का निधन हो जाता है तो 1942 में इन्होंने गो सेवा संघ की अध्यक्षता की और गो सेवा संघ ये किसने बनाया था? वर्धा में स्थापित है। महात्मा गांधी ने गो सेवा संघ की स्थापना वो की थी और ये ज्यादातर वर्धा में ही रह रही थी। इनका ससुराल भी कहाँ था? वर्धा में था, ये हमने लिखा था। और इसके अलावा जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जानकी देवी बजाज ने। ये भी आपको ध्यान में हो रखना है। ठीक है, इनका ज्यादातर रहना का करना वर्धा में था और जयपुर में जमनालाल बजाज का जो कार्यक्षेत्र था जयपुर था, तो इनका भी जयपुर में काफी वो योगदान रहा। ठीक है, गो सेवा व सूत कताई का जो कार्य है वो भी इन्होंने विनोबा भावे के प्रेरणा से, विनोबा भावे के साथ में गांधी जी के देहावसान के बाद में गो सेवा और सूत कताई का कार्य किया। भूदान, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, तो उसमें इन्होंने सक्रियता के साथ में भूमिका निभाई और भूदान के साथ में इन्होंने कूपदान का आंदोलन भी चलाया, यानी कि 108 कुओं का निर्माण करके सार्वजनिक रूप से लोगों को पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए इन्होंने कुएं है वो खुदवा करके है वो देने का कार्य किया। इसके लिए इनको 1956 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, जो कि सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार होता है, पद्म विभूषण, जो एक प्रकार का असाधारण कार्य के लिए और विशिष्ट और असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया था भूदान और कूपदान का, तो इसके लिए इनको क्या है 1956 में पद्म विभूषण से वो भारत सरकार ने नवाजा गया था। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 1956 में भूदान और कूपदान आंदोलन के लिए इसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था भारत सरकार ने। तो ये अंजना देवी, जानकी देवी, रमा देवी, नारायणी देवी, इस प्रकार से देवियां पूछा जाए तो वो थी सेठ जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी जानकी देवी बजाज। ये आपको ध्यान में हो रखना है। ठीक है, और वर्धा में ही इनका 1979 में हो आपका देहावसान है वो हो जाता है। ठीक बात है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इससे जानकी देवी बजाज के बारे में। एक है रतन शास्त्री, जो हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। खाचरोद मध्य प्रदेश में इसका जन्म होता है। रतलाम में इनकी है वो शिक्षा होती है। और जब हीरालाल शास्त्री ने 1929 में 12 मई 1929 को वनस्थली जो कि निवाई टोंक में है वर्तमान में, वहां पर एक आपकी जीवन कुटीर नामक स्थापना की थी। जीवन कुटीर का उद्देश्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान, इस प्रकार को उद्देश्यों को लेकर के इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में है वो इनकी धर्मपत्नी रतन शास्त्री ने वो भूमिका निभाई। बाद में जब अप्रैल 1935 में इनकी एक पुत्री होती है, 13 वर्षीय शांता नाम करके पुत्री होती है, तो उस शांता बाई का जो शांता का है वो निधन हो जाता है। तो उसकी स्मृति में उन्होंने अपने परिचित और मित्रों की 5-6 लड़कियों को ला करके वहां पर आवासीय रूप से हो उनको पढ़ाना है वो शुरू किया, जिस का एक जो पाठशाला इत्यादि है उस जीवन कुटीर के पास में ही खोल दी, जिनका नाम है शांताबाई कुटीर या शिक्षा कुटीर के नाम से वो जाना जाता है। तो 6 अक्टूबर 1935 को इन्होंने अपने पति के साथ में मिलकर के शांताबाई शिक्षा कुटीर की भी वो आपकी नींव रखी थी। और उसके बाद में जब जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था तो 1939 में इन्होंने प्रजामंडल में वो सक्रियता के साथ में भूमिका निभाई। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस क्विट इंडिया मूवमेंट में इनको जेल नहीं जाना पड़ा और ना ही इन्होंने है वो गिरफ्तारी है वो दी। भारत छोड़ो आंदोलन में जो आपके कार्यकर्ता जो भाग ले रहे थे, उस भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवारों की जो सहायता की थी वो रतन शास्त्री ने की थी। तो ध्यान रखना है, रतन शास्त्री ने शिक्षा कुटीर, जीवन कुटीर, ठीक है, इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है, सामाजिक कार्यों में योगदान है। दूसरी बात है जयपुर के प्रजामंडल में भाग लिया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकर्ताओं की सहायता की थी इन्होंने। ये जेल नहीं गई थी, ना ही नमक सत्याग्रह में इनको जेल जाना पड़ा था। इनका जो कार्यक्षेत्र रहा वो महिला शिक्षा और बाल विकास रहा। इसके लिए इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार से 1955 में इनको वो नवाजा गया था। ग्राम्य विकास, खादी और आत्मनिर्भरता, साक्षरता इत्यादि का इन्होंने वो कार्य किया। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से 1956 में नवाजा।
और 1975 में पद्म भूषण से वो नवाजा गया था रतन शास्त्री जी को। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे हमने डिस्कस किया था शांता त्रिवेदी की। शांता त्रिवेदी ने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। नागपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। परशुराम त्रिवेदी की धर्मपत्नी के रूप में ये राजस्थान में है वो समाज सेवा का कार्य है वो आपका शुरू करती है। और इन्होंने सितंबर 1947 में यानी कि आजादी के कुछ समय के बाद में ही उन्होंने क्या किया था, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। कहाँ पर? उदयपुर में। तो ये बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। एक तो आर्थिक सशक्तिकरण वाला और एक है राजस्थान महिला परिषद वाला। तो ये दोनों शांता त्रिवेदी ने वो स्थापित किया गया है। सामंतवाद के विरुद्ध अंतिम संघर्ष जो उदयपुर में अप्रैल 1948 में हुआ, इसका वो नेतृत्व किया था। ये 4 अप्रैल 1948 में है वो हुआ था, जिसमें ये काफी गंभीर रूप से घायल हुई। और 5 अप्रैल 1948 को एक बार और उदयपुर में इस प्रकार का संघर्ष हुआ था, जिसमें इनके पति जो देव है परशुराम त्रिवेदी, इनको है वो काफी पैर में है वो गोली लगी थी। ठीक है। इन्होंने जो पुनर्वास महिलाओं के लिए वो कार्य किया, यानी कि जो शरणार्थी महिला पुरुष इत्यादि है उसके लिए इन्होंने वो कार्य किया। इसलिए पुनर्वास जो रिहेबिलिटेशन बोर्ड है इनका भी इनको सदस्य बनाया गया था। उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है, उस जगदीश मंदिर में हरिजनों के प्रवेश पर है वो आपकी पाबंदी थी। तो उसके लिए आंदोलन है वो चला, संघर्ष हुआ। तो उस संघर्ष का भी नेतृत्व करता है वो शांता त्रिवेदी है वो रही थी। और अपना श्रेष्ठ जीवन है वो दलितों के उद्धार के लिए, महिला गृह उद्योग के साथ साथ में शरणार्थियों के पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण में इन्होंने अपना पूरा जीवन है वो खपा है वो दिया था। ठीक है। तो ये आप शांता त्रिवेदी के बारे में हो ध्यान में रखिएगा। और बाद में हमने डिस्कस किया था भीलबाई कालीबाई के बारे में। तो भीलबाला जो कालीबाई है, ये रास्तापाल निवासी है। 1934 में इनका रास्तापाल के सिमलवाड़ा के डूंगरपुर में इनका जन्म होता है। अपने शिक्षक जिसका नाम क्या था, सेंगाबाई, उस सेंगाबाई की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली ये महिला है। मेवाड़ का महाराणा डूंगरपुर का महारावल उस वक्त था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने जून 1947 में ये आदेश दे दिया था कि कोई भी ऐसी पाठशालाएं जो इन्हें जनजाति वर्गों को शिक्षित करने का कार्य कर रही है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। इसमें अंग्रेजों का भी महत्वपूर्ण रोल था, योगदान था। इसीलिए इनका जो विरोध कर रहे थे वो भोगीलाल पंड्या कर रहे थे, जहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन चला करके। और उसी भोगीलाल पंड्या का एक चेला था, एक हम कह सकते हैं फॉलोवर था, नानाभाई खांट। और वो भी प्रजामंडल का एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता था। और नानाभाई खांट के द्वारा एक पाठशाला का संचालन है वो रास्तापाल में किया जा रहा था। ठीक है। तो रास्तापाल के पाठशाला का संचालक कौन था? नानाभाई खांट था। उसमें पढ़ने वाली जो बालिका है वो ही कालीबाई थी। और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो आपके सेंगाबाई थे। ठीक है। तो जो आपके अंग्रेज अधिकारी और मजिस्ट्रेट इत्यादि जो हैं, वो इस पाठशाला को बंद करवाने के लिए 18 जून 1947 को शस्त्रों के साथ में है वो किसके पास में, नानाभाई खांट के पास में आते हैं। और इनको कहा कि पाठशाला बंद कर दीजिए। नानाभाई खांट ने कहा कि आपका आदेश हमें स्वीकार्य नहीं है। जब मेवाड़ डूंगरपुर प्रजामंडल ये आदेश दे देगा कि पाठशाला को बंद कर दिया जाए, तो उस प्रजामंडल के प्रमाण के आधार पर हम बंद कर देंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। तब जो है इनके साथ में अत्याचार किया जाता है और उनकी पिटाई की जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसके बाद में इनका 19 जून 1947 को नानाभाई खांट है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी 18 जून 1947 के दिन इनके अध्याप जो आपका पाठशाला है उसका शिक्षक सेंगाबाई है, उस सेंगाबाई को रस्सी से बांध करके पुलिस जो कारिंदे हैं वो अपनी गाड़ी से रोड के ऊपर घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। उस समय भीलबाला कालीबाई जो है वो पास में ही घास फूस इत्यादि है वो काट रही थी अपने पशुओं के लिए। तो वो ये कृत्य नज़ारा है वो देखती है। तो बहुत सारी उस समय भीड़ भी लगी हुई होती है, लेकिन वो उस भीड़ को चीर करके पार करती हुई उसके पीछे भागती है, चिल्लाती है, मेरे शिक्षक को क्यों ले जा रहे हो, क्यों घसीट रहे हो, इस प्रकार से करती है। और उसके बाद में गाड़ी धीमी होकर के रुक जाती है। रुकते ही वो अपना पास में हथियार लिया वो होता है जो कृषि उपकरण, उससे वो रस्सी को काट देती है। और अंग्रेज अधिकारी ये कहते हैं कि बालिका, आप इस रस्सी को छू रही है, आपके लिए ये गलत है, आप दूर हट जाओ। लेकिन ये बिना किसी बात को माने, बिना किसी बात को देखे हुए उस रस्सी को चीर करके अपने शिक्षक की जान है वो बचाती है। लेकिन उसी वक्त अंग्रेजों ने उसको गोलियों से भून करके वो मार डाला था। ठीक है। गोलियों से भून दिया गया और भूनने के बाद में वो अधमरी हो गई, काफी घायल हो गई। उसके बाद में उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। और 19 जून 1947 को ये है वो अपना प्राण है वो त्याग देती है। लेकिन उनका जो शिक्षक जो है उनकी प्राण है वो बच जाती है। यानी कि जो सेंगाबाई है वो नहीं मारे जाते हैं, बाद में वो घायल हो जाते हैं और उसके बाद में बच जाते हैं। नानाभाई खांट और कालीबाई है उनका 19 जून 1947 को देहावसान हो जाता है। तो 18 जून 1947 को ये घटना हुई। 19 जून 1947 को ये दोनों ही शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें जो डेट दी हुई है वो आपकी डेट है वो आपकी 20 जून है। ठीक है।
19 जून के अलावा उनमें 20 जून 1947 की डेट है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दी हुई है इनके देहावसान की। लेकिन बहुत सारे प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें इत्यादि हैं, उनमें 19 जून 1947 को दी हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रश्न भी पूछा उसमें 19 जून 1947 को कालीबाई के बारे में है वो। हमने देखा कि आपका कालीबाई भील स्कूटी योजना है, उसमें भी 19 जून 1947 को ही कालीबाई के बारे में वो बताया गया है। तो 19 जून 1947 को आप है वो डेट ध्यान में रख सकेंगे कि इनकी सही जो आपका दिन है वो 19 जून 1947 को है। ठीक है? तो ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने अभी जो लास्ट में डिस्कस किया है वो वैसे अभी हम किया है और एक बार है वो कंप्लीटली डिस्कस कर देते हैं। नगेंद्र बाला है वो कोटा की रहने वाली है। 41 से 45 तक ये किसान आंदोलन में इन्होंने भूमिका रही। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रियता के साथ में भाग लिया। देश में जिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। 1960 में कोटा की जिला प्रमुख बनी। तत्पश्चात ये राजस्थान में 2 बार विधायक रही। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष और राज्य महिला आयोग की सदस्य रही। इंदुमती गोयनका है, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 1930 में जोधपुर में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना है वो गोयनका ने है वो की थी। बाद में हमने लक्ष्मी देवी आचार्य के बारे में देखा तो ये बीकानेर के श्री रामचंद्र आचार्य की धर्मपत्नी थी और इन्होंने कलकत्ता में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन में 1930-31 में भाग लिया। 1932 के सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में 2 बार है वो जेल गई। बीकानेर प्रजामंडल की संस्थापकों में एक है, यानी कि जब बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में अध्यक्षता की मगराम वैद्य लक्ष्मणदास स्वामी और उसमें लक्ष्मी देवी आचार्य की भी महत्वपूर्ण योगदान थी। और 1940 के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार हुई और जेल गई और जेल में ही कहा जाता है इनका निधन हो गया। सुशीला त्रिपाठी की बात करें तो ये अलवर के लोक जागरण के अग्रदूत लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की वो धर्मपत्नी। 1933 के दिल्ली के चांदनी चौक में सत्याग्रह किया और 6 महीने का वो उनको कारावास मिला। तो सुशीला त्रिपाठी का संबंध कहाँ से? अलवर से। भगवती देवी बिश्नोई प्यारेचंद बिश्नोई की धर्मपत्नी, इनका संबंध है आपकी मेवाड़ से है, उदयपुर से है। और 1933-34 में नारेली आश्रम में रहकर के हरिजनों और समाज सुधार और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। 38 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ये भीलवाड़ा में वो गिरफ्तार हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये 4 महीने तक उदयपुर की सेंट्रल जेल में वो आपकी नजरबंद रही थी। ठीक है? आगे बात करें हम महिमा देवी किंकर जो है ये